अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 4 का सेकंड लेक्चर है, माइक्रोस्कोप एंड सेल्फ फ्रैक्शनेशन टेक्निक। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं माइक्रोस्कोप को स्टडी करने से पहले कि रेजोल्यूशन और मैग्नीफिकेशन क्या होती है, क्योंकि हमें बेसिक चीज़ों का पता होगा तो हम आगे उसकी मज़ीद डिटेल के बारे में जान सकेंगे। तो रेजोल्यूशन जो है ये क्या होती है, एबिलिटी होती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की टू डिस्टिंग्विश, फ़र्क जानने के लिए, टू वेरी क्लोज पॉइंट अपार्ट, के जो बहुत ही करीब करीब ही चीज़ें पड़ी होंगी उनमें क्या करना, फ़र्क जानना कि वो कितनी दूर पड़ी हुई हैं और उनमें जो वो एक दूसरे के साथ साथ पड़ी हुई हैं उनमें फ़र्क महसूस करना, उनको अलग करके दिखाना, उसको क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन। फ़र्ज़ करें हमारे पास हैं दो ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा है। अब ये हम जो हमारी नेकेड आई है, जो हमारी नंगी आंख है, उससे हम क्या देखते हैं कि ये दो ऑब्जेक्ट हैं, दो चीज़ें पड़ी हुई हैं एक दूसरे के साथ साथ। फिर एक और चीज़ होती है, हमें ऐसे नज़र आती है कि ये एक ही पॉइंट है, लेकिन होता क्या है जब हम इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो इसमें काफ़ी सारे पॉइंट होते हैं, काफ़ी सारे पॉइंट एक गोल गोल शक्ल बना लेते हैं। इस तरीके से ये सारे पॉइंट जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ मिले होते हैं और हमें ऐसे नज़र आता है कि ये एक ही पॉइंट है। तो इसका रेजोल्यूशन जो होती है माइक्रोस्कोप के अंदर वो क्या करती है, दो पॉइंट के दरमियान फ़र्क देखती है जो बिल्कुल एक दूसरे के करीब पड़े होते हैं, उनमें डिस्टिंग्विश करती है उनको, कि इट इज़ एन एबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, किसी भी आले की ऐसी सलाहियत जो क्या करती है, डिस्टिंग्विश, फ़र्क जानती है या उनको अलग करती है, टू वेरी क्लोज पॉइंट अपार्ट। अब ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं लेकिन हमें पहले एक पॉइंट नज़र आ रहा था, तो इनके दरमियान जितने भी पॉइंट्स हैं ये क्या करता है, रेजोल्यूशन क्या होती है, इन सब पॉइंट्स के दरमियान फ़र्क महसूस करती है। ये बताती है कि ये जो सारे पॉइंट्स हैं एक दूसरे से कितने कितने करीब पड़े हुए हैं, कितने कितने दूर पड़े हुए हैं। अब ये बहुत ही क्लोज होते हैं लेकिन लगता है ऐसे सिर्फ एक ही वो है पॉइंट है और इनको दूर दूर करके दिखाती है वाज़े तौर पर। इसकी एग्जांपल जैसा कि ह्यूमन नेकेड आई जो होती है वो डिफरेंशिएट करती है बिटवीन टू पॉइंट्स विच आर एट लीस्ट 1 मिलीमीटर अपार्ट। जो इंसान की आंख होती है वो अगर फासला होता है 1 मिलीमीटर का, मतलब कि अगर दो पॉइंट्स हैं, एक ये पॉइंट है और दूसरा ये पॉइंट है, ये दो ऑब्जेक्ट हैं, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, इनके दरमियान अगर फासला होता है 1 मिलीमीटर तो इंसानी आंख उनको देख सकती है। अगर ये फासला जो है 1 मिलीमीटर से ज़्यादा होता है तो फिर क्या करेगी, या 1 मिलीमीटर से कम होता है तो फिर क्या होगा, इंसानी आँख जो होगी वो इसको नहीं देख सकती। इस चीज़ को क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई। अब ये सवाल ऐसे आ सकता है कि जो इंसानी आँख है, ह्यूमन आई है, उसकी रेजोल्यूशन कितनी होती है, तो आप क्या बताएंगे, 1 मिलीमीटर। रेजोल्यूशन जो होती है कैन बी इंक्रीज्ड विद द एड ऑफ लेंस। अगर हम लेंस का इस्तेमाल करते हैं, एड कहते हैं मदद, हेल्प, तो लेंस के इस्तेमाल की वजह से जो रेजोल्यूशन है वो उसको इंक्रीज़ किया जा सकता है। रेजोल्यूशन ऑफ माइक्रोस्कोप है कि माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन कितनी होती है और किसकी होती है। पहले हम देख लेते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन। तो जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होती है उसकी रेजोल्यूशन होती है 2 माइक्रोमीटर। माइक्रो जो होता है ये बराबर होता है 1 माइक्रोमीटर 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 के बराबर होता है 1 माइक्रोमीटर। तो इसकी रेजोल्यूशन कितनी है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, 2 माइक्रोमीटर है। मतलब कि अगर क्या होगा, दो ऑब्जेक्ट के दरमियान फासला 2 माइक्रोमीटर होगा तो इन जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है वो उसको देख सकेगा। और इसके अलावा ह्यूमन आई की जो वो होती है रेजोल्यूशन, उससे ये 500 गुना ज़्यादा होती है। 500x का क्या मतलब है, 500 गुना बड़ा करके दिखाया जाता है, किससे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की ज़रिए। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है वो डिफरेंट हो सकती है, उसकी जो मैग्नीफिकेशन होती है, मैग्नीफिकेशन पावर का क्या मतलब होता है, चीज़ों को बड़ा करके दिखाना। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन जो होती है वो डिफरेंट हो सकती है लेकिन उसकी रेजोल्यूशन जो होती है वो सेम ही रहती है, जैसा कि 500x मतलब कि 500 गुना ज़्यादा बड़ा करके दिखाती है ह्यूमन आई से।
उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, ये जो होती है इसकी रेजोल्यूशन होती है 2 to 4 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम जो होता है ये बराबर होता है 1 एंगस्ट्रॉम 10 की पावर -10 मीटर के। 10 की पावर 10 मीटर के बराबर होता है 1 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद है कि ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी बड़ा करके दिखाती है इमेज को, कितना बड़ा, 500x, 500 गुना बड़ा करके दिखाती है कंपाउंड माइक्रोस्कोप से। और जो इंसान की आंख है उससे ये मज़ीद बड़ा करके दिखाती है 2,50,000 x, मतलब कि 2,50,000 गुना बड़ा करके दिखाती है। कौन? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ज़्यादा एडवांस है और कंपाउंड माइक्रोस्कोप उससे थोड़ी कम है। उसके बाद देखते हैं मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या होता है? चीज़ों को बड़ा करके दिखाना। अगर चीज़ छोटी सी है तो हम उसको बड़ा करके देखेंगे। इट इज़ द एबिलिटी टू इनलार्ज। इनलार्ज का मतलब बड़ा करके दिखाना। फिजिकल अपीयरेंस, जो उसकी ज़ाहिरी शक्ल सूरत होती है, ऑफ एन इमेज और ऑब्जेक्ट, किसी भी इमेज या किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ की जो ज़ाहिरी शक्ल सूरत होती है उसको बड़ा करके दिखाने की सलाहियत को क्या कहते हैं? मैग्नीफिकेशन। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होती है हैव एट लीस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ मैग्नीफिकेशन पावर। जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होती है उसकी मैग्नीफिकेशन पावर की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। उसमें 2 लेंस इस्तेमाल किए जाते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, पहले भी आपको बताया था। ऐसी माइक्रोस्कोप होती है जिसमें 2 लेंस इस्तेमाल होते हैं। एक होता है आकुलर लेंस और दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव लेंस। आकुलर लेंस, फर्ज करें ये जो है 2 लेंस हमने क्या करने हैं, देखने हैं। तो एक ये लेंस है, एक ये लेंस है। इसको क्या कहेंगे? आकुलर लेंस। और ये क्या है? ऑब्जेक्टिव लेंस। यहाँ पड़ी हुई है आँख, ये क्या है? आई। और यहाँ पे क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी क्या है? इमेज है, कोई भी चीज़ है, उसको हमने देखना है। अब ये जो आकुलर लेंस है ये आई के बिल्कुल करीब होता है। हम ये लिख सकते हैं आकुलर लेंस जो होता है वो नियर आई होता है और ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है वो नियर ऑब्जेक्ट होता है। तो आकुलर लेंस जो है इसकी कितनी होती है मैग्नीफिकेशन पावर? 5x और 10x, मतलब कि ये जो है चीज़ों को 5 गुना या 10 गुना बड़ा करके दिखाता है। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव लेंस है ये उससे ज़्यादा बड़ा करके दिखाता है। 20x मतलब कि 20 गुना ज़्यादा दिखाएगा, या 50 गुना ज़्यादा बड़ा करके दिखाएगा या फिर 100 गुना बड़ा करके दिखाएगा। कौन? ऑब्जेक्टिव लेंस। उसके बाद है मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैन बी कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग। अब जो मैग्नीफिकेशन पावर होती है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, जिसमें 2 लेंस इस्तेमाल किए गए हैं, कौन से? आकुलर लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस। इन दोनों की जो पावर होती है, वैल्यू होती है, उनको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे? मैग्नीफिकेशन पावर को कैलकुलेट करेंगे। किसकी? एक्स वैल्यू ऑफ आकुलर लेंस एंड एक्स वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, इन दोनों को मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी? मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन है। अब इल्यूमिनेशन का क्या मतलब होता है? इल्यूमिनेशन का मतलब होता है चमक। किस चीज़ को कहते हैं? चमक। अगर किसी भी चीज़ में चमक होती है तब भी वो अच्छे से नज़र आती है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो वो है इल्यूमिनेशन है, उसका सोर्स है वो किससे आता है? विजिबल लाइट। जो ऐसे नज़र आने वाली रोशनी होती है वो होती है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की इल्यूमिनेशन का सोर्स, उसका ज़रिया। और जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसकी विजिबल लाइट नहीं होती, इसकी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। कि इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? एक बीम होगी, उसकी एक समझ लें एक लहर होती है इलेक्ट्रॉन की, और जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसकी एक नज़र आने वाली रोशनी होती है। उसके बाद है इम्पॉर्टेंस ऑफ माइक्रोस्कोप के, इसकी अहमियत क्या है, इसको हम इस्तेमाल क्यों करते हैं। द रेवलेशन ऑफ कम्प्लेक्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर, इसकी स्ट्रक्चर की जो पेचीदगी होती है उसकी रेवलेशन जो होती है वो किसकी? वेरियस सेलुलर ऑर्गेनेली इज क्लोजली लिंक्ड, वो एक दूसरे के साथ करीबी तौर पर जुड़े होते हैं। तो बनाते क्या है? डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्कोपी, माइक्रोस्कोपी की फिर डेवलपमेंट होती है। उसके बाद क्या होती है? मैग्नीफिकेशन पावर में इम्प्रूवमेंट आती है, क्योंकि जैसे जैसे काम बढ़ता चला जाता है तो चीज़ों में क्या होती है? एडवांसमेंट आती है, चीज़ें एडवांस होना शुरू हो जाती हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट आती है। तो इस तरीके से मैग्नीफिकेशन पावर में भी तब्दीली आई, बेहतरी आई।
और माइक्रोस्कोपी जो है वो भी डेवलप हो गई। उसके बाद एक और टेक्निक है सेल फ्रैक्शनेशन टेक्निक। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी सेल की स्टडी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ सेल्स, इसके जरिए क्या करते हैं सेल फ्रैक्शनेशन। फ्रैक्शन कहते हैं स्मॉल पार्ट, फ्रैक्शन कहते हैं स्मॉल पार्ट, छोटा सा टुकड़ा। तो क्या किया जाता है, सेल के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको आइसोलेट करना या उनको सेपरेट करना, अलग अलग करके दिखाना, इस टेक्निक को क्या कहेंगे सेल फ्रैक्शनेशन टेक्निक। इंपॉर्टेंस इसकी क्या है, अहमियत क्या है। स्ट्रक्चर ऑफ सेल कैन बी स्टडीड अंडर लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जो सेल की स्ट्रक्चर होती है, उसकी साख्त होती है, उसको स्टडी किया जा सकता है किसमें, लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दोनों में। मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्या करती है, इनेबल अस टू आइसोलेट वेरियस कंपोनेंट बाय सेल फ्रैक्शनेशन एंड टू स्टडी इन डिटेल। जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जो जदीद किस्म की टेक्नोलॉजी है, वो हमें इस काबिल बनाती है कि हम क्या करें, सेल के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं उसको फ्रैक्शनेशन टेक्निक के ज़रिए अलग करें और उनकी जो स्ट्रक्चर होती है और फंक्शन होते हैं उनको डिटेल में स्टडी करें। तो उसके बाद है प्रोसीजर कि इसके काम करने का तरीका क्या होता है। ठीक है, हमने ये तो कहा है कि इसके ज़रिए हम सेल के कंपोनेंट्स को स्टडी करते हैं, डिटेल में जाके देखते हैं, लेकिन करते कैसे हैं, प्रोसीजर क्या है, इसका तरीका क्या है। होमोजेनाइजेशन है प्रोसेस बाय विच बायोलॉजिकल सैंपल टू ब्रॉट अ स्टेट। इसमें हम क्या करते हैं, एक सैंपल लेते हैं बायोलॉजिकल, उसको क्या करते हैं दैट ऑल फ्रैक्शंस ऑफ सैंपल आर इक्वल इन कंपोजिशन, हम उन्हें इक्वल कंपोजिशन में रख देते हैं। फर्ज करें हम क्या करते हैं, एक ट्यूब लेते हैं, हम एक ट्यूब लेते हैं, इस ट्यूब में क्या करते हैं बहुत सी चीज़ों का मिक्सचर लेते हैं। अब हमने मिक्सचर लिया, इस ट्यूब में पहले क्या करेंगे, पहले लेंगे लिक्विड, ये सारा हमने इधर लिक्विड भर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें टिश्यू डालेंगे, ये हमने इधर टिश्यू डाल दिए। उसके बाद क्या करेंगे, इसे वाइब्रेटर के जरिए हिलाएंगे। हम क्या करेंगे, एक वाइब्रेटर लेंगे, उसको ऐसे ऐसे हिलाएंगे। जब ये हिलेगा तो फिर क्या होगा, इसमें सारा मिक्सचर जो होगा होमोजिनाइज्ड होगा, क्योंकि ये भी अब इसमें शामिल हो गए, ये सारा एक दूसरे के अंदर मिक्स हो गए, इनकी जो है कंपोजिशन एक जैसी होगी। ड्यूरिंग सेल फ्रैक्शनेशन टिश्यूज आर होमोजिनाइज्ड, ये सारे टिश्यूज जो हैं ये होमोजिनाइज्ड हो गए, मतलब एक जैसे हो गए। आर डिसरप्टेड विद स्पेशल इंस्ट्रूमेंट, या फिर क्या करते हैं एक ख़ास किस्म के इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए उनको एक दूसरे के साथ बिल्कुल ही अच्छी तरह मिला देते हैं। उसके बाद क्या होता है, इन सारे कंपोनेंट्स की कंपोजिशन एक जैसी हो जाती है। कैसे, फर्ज करें ये पहले तो था, इसमें लिक्विड लिया, उसके बाद इसमें टिश्यूज़ लिए, उसके बाद इसको अच्छी तरह हिलाया। जब क्या किया, उसको हमने रख दिया, तो हमने ये देखा कि एक कंपोनेंट अगर यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा, या फिर इसको अगर हमने नाम दें ए, ये वाला है बी, ये सी है, उसके बाद ये डी है। अब इन सब की कंपोजिशन एक जैसी होगी, इनमें कोई फ़र्क नहीं होगा, क्योंकि ये सारे एक दूसरे के अंदर मिक्स हुए पड़े हैं, ये होमोजिनाइज्ड हो गए हैं। तो ए बी सी डी इन सब की केमिकल कंपोजिशन एक जैसी ही होगी, इनमें कोई फ़र्क नहीं होगा। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि इनकी जो केमिकल कंपोजिशन होती है सारे कंपोनेंट्स की, सिर्फ ये चार नहीं, इनमें और भी कंपोनेंट्स हैं, सबकी कंपोजिशन एक जैसी ही होगी। उसके बाद है एक टेक्निक और है सेंट्रीफ्यूगेशन। तो इसमें क्या करते हैं, सेपरेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट। हम जो होमोजीनियस हमारे पास मिक्सचर बन गया था, तो हम क्या करते हैं उसके जो अंदर वेरियस कंपोनेंट्स हैं, मुख्तलिफ तरह के कंपोनेंट्स हैं, उसकी सेपरेशन करते हैं। लेकिन कैसे, डेंसिटी ग्रेडियंट को देखते हुए। ग्रेडियंट जहाँ कहीं भी लफ्ज़ आएगा तो उसका क्या मतलब होगा, एक तरफ कम चीज़ होगी और दूसरी तरफ ज़्यादा। तो हम क्या करते हैं, इसको देखने के लिए हम लेते हैं, फर्ज करें हम लेते हैं एक जग, उसमें हमने डाल दिया पानी, पानी डाल दिया। अब पानी डालने के बाद फर्ज करें पानी यहाँ तक आ गया, उसके बाद हम इसमें डाल देते हैं बजरी। क्या डालते हैं, बजरी, ये सारी है बजरी। उसके बाद यहाँ हमने डाल दिया रेत,
उसके बाद रेत के बाद हमने डाल दी इसमें मिट्टी। फिर मिट्टी के ऊपर हमने डाल दिया घास फूस। अब ये इतनी सारी चीजें इसमें हमने डाल दी। उसके बाद क्या करेंगे, इसको जब सारे को आपस में मिलाएंगे, मिक्स करेंगे, हिलाएंगे, स्पिन करेंगे इसको, तो ये सारी चीजें आपस में मिक्स हो जाएंगी, एक मिक्सचर बन जाता है। फिर हम क्या करेंगे, जब उसको हिला के छोड़ देंगे, उसको सीधा ऐसे रख देंगे। जब हम रखेंगे कुछ देर के बाद जाएंगे वहां, देखेंगे बजरी जो होगी वो सबसे नीचे होगी, रेत उसके ऊपर, फिर मिट्टी, फिर घास फूस। ये सारी चीजें जो है लेयर बना के एक दूसरे के ऊपर डेंसिटी ग्रेडियंट को देखते हुए क्या होंगी, उसमें ग्लास जग के अंदर बैठ जाएंगी। तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, डेंसिटी का मतलब उसका जिसका वज़न ज़्यादा होगा, तो वो नीचे नीचे फर्ज करें। ये है एक लेयर, ये दूसरी लेयर है, अब ये तीसरी लेयर है और ये चौथी लेयर है। अब हमारे पास 4 लेयर्स बन गई। 4 लेयर्स कैसे बनी, डेंसिटी ग्रेडियंट को देखते हुए कि जिसका वजन ज़्यादा है वो नीचे बैठ गई, और जिसका वजन उससे कम है वो उसके ऊपर, जिसका उससे कम है वो उसके ऊपर, जिसका सबसे कम है वो ऊपर ऊपर बैठ गया। तो ये सारे जितने भी ऐसे पार्टिकल्स होते हैं वो डेंसिटी ग्रेडियंट को देखते हुए लेयर्स बनाते हैं, और उसी के मुताबिक फिर क्या करते हैं, अपनी अपनी जगह को बनाते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि ये जो सेपरेशन होती है हम करते कैसे हैं, इज अचीव्ड बाय स्पिनिंग। स्पिनिंग का मतलब हम इन सब चीज़ों को घुमाते हैं। होमोजेनाइज्ड सेल इन अ स्पेशल मीडियम इन अ सेंट्रीफ्यूज। ये क्या होता है, जिसमें हम घुमा रहे होते हैं उस चीज़ को कहते हैं, उस मतलब के बर्तन को कहते हैं सेंट्रीफ्यूज, उस स्पेशल मीडियम को। और उसमें सेल कौन से होते हैं, होमोजेनाइज्ड होते हैं। कैसे करते हैं, उसको स्पिन करके, उसको घुमा कर, फिर हमें क्या मिलता है, एक सेपरेशन मिल जाती है। पहले तो वो सारी चीज़ें आपस में मिक्स हुई होती हैं, लेकिन जब हम रखते हैं उसको, तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं एक दूसरे के ऊपर एक ख़ास तरतीब में लेयर्स बनाती हैं। सबसे नीचे भारी चीज़ें, उसके बाद उससे हल्की, उसके बाद उससे हल्की, फिर सबसे हल्की चीज़ें एक दूसरे के ऊपर बैठ जाएंगी। फिर हम उनको अलग अलग कर लेंगे। हम पहले घास फूस उठाएंगे, उसके बाद मिट्टी अलग करेंगे, फिर रेत को उठाएंगे, उसके बाद सबसे नीचे बजरी पड़ी होगी, हम वो ले लेंगे। इस तरीके से हम चीज़ों को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो ये बात थी। हम क्या करते हैं, सेल के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनको भी ऐसे ही अलग करते हैं। हम क्या करते हैं, उनको एक ही बर्तन में, एक ही मीडियम में उनको मिक्स कर देते हैं, मिक्सचर बनाते हैं। जब हम मिक्सचर बना लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसको थोड़ी देर के लिए रख लेते हैं ताकि वो बैठ जाए एक डेंसिटी को देखते हुए, ग्रेडियंट को। तो वो क्या करेंगे, डिफरेंट सेल्स के कंपोनेंट्स जो होंगे, हिस्से होंगे, वो लेयर्स बनाएंगे। लेयर्स जब बना देंगे तो हम उनको अलग अलग कर देंगे, हम उन्हें सेपरेट कर लेंगे। इस तरीके को क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। अब ये जो सेपरेशन होती है सेलुलर कंपोनेंट्स की, सेल के डिफरेंट हिस्सों के सेपरेशन जो होती है इन डिफरेंट लेयर, जो मुख्तलिफ तरह की लेयर्स बनी थी, तह बनी थी, वो डिपेंड करती है साइज़ के ऊपर कि उसका साइज़ कितना। अगर साइज़ बड़ा है तो वो नीचे आएगी, और वेट अगर उसका ज़्यादा है तो भी नीचे जाएगी, और डेंसिटी मतलब कि वज़न उसका ज़्यादा है तो भी वो नीचे चली जाएगी। अगर उसका साइज़, वेट या डेंसिटी कम है तो वो ऊपर आएगी। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन है इसके बाद। तो कुछ सेलुलर कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ सेल के हिस्से ऐसे होते हैं जिनको बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड की ज़रूरत होती है सेपरेशन के लिए। तो अगर हम उनको हाई स्पीड नहीं देते तो हम उन्हें सेपरेट नहीं कर सकते। सम सेलुलर पार्ट रिक्वायर्स हाई स्पीड फॉर सेपरेशन एंड देन इट इज़ कैरिड आउट बाय अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन इन अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। जो वो ख़ास किस्म का मीडियम होता है उसे कहते हैं अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। और अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन एक वो प्रोसेस होता है, एक अमल होता है जिसके ज़रिए वो ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है। और हम उसमें करते क्या हैं, बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड लगा देते हैं ताकि वो जो सेलुलर कंपोनेंट्स हैं वो, उनकी जो सेपरेशन है वो जल्दी हो जाए। अगर हम इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं लगाते, उसमें स्पीड को कम कर देते हैं, तो हम सेलुलर कंपोनेंट्स को अलग नहीं कर सकते। इसकी स्पीड होती है 1,00,000 रेवोल्यूशन पर मिनट। मतलब इसका क्या है, 1 मिनट में 1,00,000 के करीब वो चक्कर खाएगी। तो
आप खुद देख लें, 1 मिनट में, सिर्फ 1 मिनट है और उसमें 1 लाख के करीब चक्कर खा रही है। रेवोल्यूशन चक्कर पर मिनट, मतलब 1 मिनट में, 1 मिनट में 1 लाख के करीब वो चक्कर खाएगी। तो इसका मतलब है बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड है और इस अमल को क्या कहेंगे, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। तो यहाँ तक था ये माइक्रोस्कोप के बारे में हमने देखा। उसमें माइक्रोस्कोप की डिफरेंट टाइप्स देखी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। उसके बाद हमने देखा कौन सा, सेल्फ फ्रैक्शनेशन टेक्निक के सेल को हम क्या करते हैं, अलग कैसे करते हैं, सेल के हिस्से कैसे बनाते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा सेंट्रीफ्यूगेशन के सेल के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनको किस तरह से अलग करते हैं। उसके बाद हमने ये देखा कि अगर कुछ सेलुलर कंपोनेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको हाई स्पीड की ज़रूरत होती है तो उनको किस अमल के ज़रिए अलग किया जाता है, वो होता है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। उसके बाद जो अगला लेक्चर होगा वो उसमें आपको बताऊंगी सेल मेम्ब्रेन, या जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ तक के लिए अगर आपको कोई भी इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।